डिवीजन के बारे में अब हम एक और चीज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक और पॉइंट है जो मैं बताने वाली हूँ। एक पॉइंट ये है कि कल मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग एक सेल की बात करते हैं ना, तो एक सेल के बारे में मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। एक चीज क्या कि कुछ कॉन्सेप्ट, जब हम एक सेल को देखते हैं तो एक सेल के अंदर हम लोगों को एक लिक्विड भरा हुआ नजर आता है। ठीक है, लाइक दिस। अगर मैं आपको कहूँ कि एक सेल है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, ये देखो भाई, इसके अंदर क्या भरा हुआ है दोस्तों? लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, तो जब हम सेल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर सेल के अंदर एक लिक्विड फिलअप है, एक लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड की जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो मैम इस लिक्विड को हम लोग किस नाम से जानते हैं? What is this liquid called? तो इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। दिस लिक्विड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जीव द्रव्य। इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। दिस लिक्विड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। अब यहाँ से भी आपको कुछ टर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन में आती हैं, यहाँ से भी कुछ टर्म है जो आपको पेपर में पूछी जाती है। भाई आपको पूछा जाता है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इस टर्म को किसने दिया था? प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने दिया? प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया? तो आप लोग बताते हो कि प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था, आपने कहा अर्नेस्ट। किसने प्यारे दोस्तों? तो आप बताकर चलते हो प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो आपने कहा पुरकिंजे। किसने बेटा? पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने। अब पुरकिंजे जो थे, इन्होंने क्या किया था? प्रोटोप्लाज्म शब्द को दिया था। ये क्वेश्चन आता है पेपर में, स्टार लगा दिया मैंने, यहाँ पर पूछा गया है आपको एसएससी में कि हु प्रोपोंडेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म शब्द को किसने दिया? पुरकिंजे ने। लेकिन इस प्रोटोप्लाज्म को एक और नाम से जाना जाता है, इसको जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार, ये भी आपको पूछा जाएगा कि जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था इसको, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बोले तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। आपको पेपर में पूछता है कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था प्रोटोप्लाज्म को? तो प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल ऑफ बेसिस नाम देने वाले थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हक्सले दोस्तों। जिनका नाम क्या था? हक्सले। तो ये भी पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है। हक्सले ने हंसते हंसते, मैंने आपको कहा ना, गाना तो तुमने सुना होगा, हंसले 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 तो भैया हक्सले थे जिन्होंने हंसते हंसते प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा। अब मैम इस लाइन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? जीवन का भौतिक आधार, इस लाइन का मतलब क्या है? मैम साइंस की रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की बुक है, उससे पूरा कवर हो जाएगा। बेटा डेट आ चुकी है, आपके लिए अच्छा मौका है कि अगर आप लोग एक इकट्ठा सिलेबस कवर अप करना चाह रहे हो तो रेलवे विज्ञान बुक से कर सकते हो। ठीक है, रेलवे विज्ञान बुक से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों ने 2 पॉइंट देखे कि भाई प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकिंजे ने दिया, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था? हक्सले ने कहा। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अब मैडम जी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है कि अगर किसी सेल के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म नजर आ रहा है तो दैट्स मीन वो सेल लिविंग है। अगर किसी सेल के अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म नजर आ रहा है तो वो फिर सजीव कोशिका है, वो फिर जीवित कोशिका है। तो दैट्स मीन जीवन की जितनी भी क्रियाएं, जितनी भी एक सेल के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं, ये कोशिका जितनी भी जैविक क्रियाएं करेगी, ग्रोथ करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, डाइजेशन करेगी, कुछ भी जो भी ये करेगी वो सब प्रोटोप्लाज्म की बदौलत ही होता है। तो जब तक किसी सेल में प्रोटोप्लाज्म है, जब तक कोई भी सेल जिंदा है, और जब उसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा, तो वो सेल डेड मानी जाएगी। यानी कि प्रोटोप्लाज्म की प्रेजेंस हमें बताती है कि कोई भी सेल लिविंग है, कोई भी सेल सजीव है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि विच टाइप ऑफ सेल्स इंक्लूड इन लिविंग सेल, किस प्रकार की कोशिकाएं सजीवों की कोशिकाओं में शामिल है, तो आपने कहा जिनके अंदर
प्रोटोप्लाज्म मिलता है। सेल्स विच हैव प्रोटोप्लाज्म आर इंक्लूड इन लिविंग्स, है ना। तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें प्रोटोप्लाज्म होता है वही होती हैं आपकी सजीव। अब बात करते हैं कि ये प्रोटोप्लाज्म जो है आगे चलकर दो टाइप्स की सेल्स में डिवाइड हो जाता है, तो या दो टाइप्स के स्ट्रक्चर में जाकर ये डिवाइड हो जाता है। अगेन आप लोग देखेंगे कि ये एक सेल है, अगेन आप लोग देखेंगे एक सेल है। अब इस सेल के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है ना मैडम, ये प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर भरा हुआ है। तो दिस ऑल लिक्विड इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ये ऑल लिक्विड, ये पूरा का पूरा जो तरल है इसको आप लोग क्या कह रहे हो, प्रोटोप्लाज्म। बट ये प्रोटोप्लाज्म जैसे जैसे कोई कोशिका ग्रोथ करेगी, जैसे जैसे किसी कोशिका में वृद्धि होगी, तो ये प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में टूटना शुरू हो जाएगा। दो पार्ट में कैसे, इस प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा ऐसे बीच में डेंस हो जाएगा, गाढ़ा सा कुछ हिस्सा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा आकर। इस प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा ऐसे बीच में इकट्ठा हो जाएगा और कुछ रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो ऐसे ऐसे बाहर ही रहेगा। कुछ रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो ये जो आप लोगों के प्रोटोप्लाज्म का कुछ हिस्सा यहाँ बीच में इकट्ठा हुआ है, यहाँ बीच में, मैम इस हिस्से को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो दिस पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्रक द्रव। इसी हिस्से को कहा जाता है केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। बात समझ में आई आप लोगों को। साइटोप्लाज्म होगा मैम, साइटोप्लाज्म होगा मैम, बेटा साइटोप्लाज्म अलग है, अब बताएंगे इसको। साइटोप्लाज्म अलग है, अब बताएंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सेल के अंदर भर रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस पूरे पार्ट को जीव द्रव्य कहा जाता है, जीव द्रव्य। क्लियर। अब यही जीव द्रव्य दो भाग में डिवाइड हो जाता है। कुछ इसका पार्ट बीच में इकट्ठा हो जाएगा जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और कुछ पार्ट ऐसे जो बाहर रहेगा इसको हम लोग नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम लोग नाम दे देते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य, यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक है। तो दोस्तों कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य बोथ आर पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ही होते हैं ये दोनों प्रोटोप्लाज्म के ही पार्ट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। तो जब हम प्रोटोप्लाज्म को देखते हैं तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू टू लिक्विड्स, वन इज न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अनदर इज साइटोप्लाज्म। क्लियर। मैम न्यूक्लियोप्लाज्म कौन होगा, जो बीच में सेंटर में इकट्ठा हो जाए, मीन्स जो आगे जाकर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा, जो केंद्रक का निर्माण करेगा। तो जो केंद्रक के अंदर भरा हुआ है वो हो जाता है केंद्रक द्रव्य, और जो केंद्रक को छोड़कर कोशिका के अदर पार्ट्स में बिखरा हुआ है ये हो जाता है आपका कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि एक जो सेल होती है ना उसके अंदर जो दो चीजें होती हैं वो होती हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस वाली सारी एक्टिविटी न्यूक्लियोप्लाज्म में होंगी, और एक सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल होते हैं वो सारी एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में करते हैं। लाइक जब आप इसको यहाँ पर देखोगे, जब आप इस सेल को यहाँ पर देखेंगे तो इस सेल में देखो तुम्हें कितने अच्छे से यहाँ पे चीजें दिख रही हैं। तो जब आप इस बीच वाले सेंटर को देखेंगे तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, और न्यूक्लियस की सारी एक्टिविटी इसी के अंदर होंगी। लेकिन जब आप यहाँ पे इस अदर एरिया को देख रहे हैं तो ये होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, और सारी एक्टिविटीज यहाँ पर ये जितने भी आपको सेल ऑर्गेनल नजर आ रहे हैं ये सब ट्रैवल कर रहे हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब आपको नजर आ रहे हैं कोशिका द्रव्य में तैरते हुए। तो एक पूरी कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म है यही पूरे सेल ऑर्गेनल्स को अपने अंदर रखता है। समझ में आ गई बात। क्लियर। रेलवे कोर्स हो जाएगा मैम, बेटा बिल्कुल हो जाएगा, अब तो आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है रेलवे विज्ञान बुक से कर लो या यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर कर लो तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलो भाई आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सेल डिवीजन की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन। तो भाई आपने जान लिया कि किस तरीके से कोशिका के अंदर दो लिक्विड होते हैं। अब बात करते हैं कि ये कोशिका अपने आप को कैसे विभाजित करती है। कोशिका विभाजन क्या होता है, कोशिका विभाजन, व्हाट इज सेल डिवीजन। तो आपको एक टर्म यहाँ पर समझ में आ रही होगी, डिवीजन का मतलब होता है विभाजन हो जाना। जैसे आपने कहानियां पढ़ी होंगी हिस्ट्री में, बंगाल का विभाजन हो गया था, बंगाल विभाजन, भारत से पाकिस्तान का विभाजन। तो मतलब
मतलब विभाजन का मतलब किसी चीज का टूट जाना, किसी चीज का ब्रेक हो जाना। तो जब कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने आप को तोड़कर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं? उसको कह देते हैं विभाजन, यानी कि डिवीजन। तो लाइक दिस आपकी जो सेल होती है ना, वो भी क्या करती हैं दोस्तों? डिवाइड होती हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कोशिका विभाजन होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट कि भाई कोशिका का दो या अधिक कोशिकाओं में विभाजन, ठीक है? कोशिकाओं में विभाजन होना, ठीक है? विभाजन होना। तो आपको कभी भी पूछे सेल डिवीजन क्या होता है, तो आप लोग बताओगे कोशिका का दो या अधिक कोशिकाओं में विभाजित होना। तो आप लोग बताकर चलते हो डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 एंड मोर सेल, ठीक है? 2 एंड मोर सेल्स। तो जब एक कोशिका दो या अधिक कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है, दैट इज नोन एज सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट पॉइंट कि भाई सेल डिवीजन कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने दिया था? सेल डिवीजन जो है सेल डिवीजन टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? कोशिका विभाजन टर्म को सबसे पहले किसने दिया था? हु प्रोपोंडेड द टर्म सेल डिवीजन? कोशिका विभाजन शब्द को सबसे पहले किसने दिया? तो ये शब्द जो हमारे सामने लेने वाले थे, हमारे सामने सबसे पहले जो ये शब्द प्रस्तुत करा था, वो करा था, आप लोग बताकर चलते हो, रुडोल्फ वर्च्यू ने। किसने दोस्तों? रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है? तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्च्यू। तो रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने क्या करा था? कोशिका विभाजन को हमारे सामने सबसे पहले रखा था। तो रुडोल्फ वर्च्यू नाम के साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे पहले लगभग अबाउट 1855 के आसपास सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में बताया था। तो ये आ सकता है आप लोगों को पेपर में, ठीक है? तो रुडोल्फ वर्च्यू, ठीक है? रुडोल्फ वर्च्यू आप लोग बताएंगे, इन्होंने क्या करा था? वर्च्यू, इन्होंने सबसे पहले सेल डिवीजन टर्म को हमारे सामने रखा, ठीक है? अब रुडोल्फ वर्च्यू से एक और शब्द आपको याद रखना है। इन्होंने ना एक टर्म दी थी, इन्होंने एक शब्द दिया था दोस्तों, एक लाइन इन्होंने दी थी रुडोल्फ वर्च्यू ने। पूछा जाता है, अच्छे से समझना और इसका मतलब बताना मुझे। तो दोस्तों ये जो रुडोल्फ वर्च्यू है, इन्होंने क्या करा था? एक टर्म दी थी। रुडोल्फ वर्च्यू ने एक शब्द, एक लाइन यहाँ पर दी थी। उस लाइन के बारे में आपको पेपर में पूछता है, खासकर एसएससी में। तो इन्होंने एक लाइन दी थी, इस लाइन, ये लाइन है ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो ये लाइन इन्होंने दी थी, ये आता है आपको एसएससी में, ये पूरी लाइन लिख के दे देता है और पूछता है बताओ ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला को किसने दिया? ऐसे ही आएगा, इसकी कोई हिंदी नहीं है बेटा, इसकी कोई हिंदी नहीं है, ये पूरी लाइन ऐसे लिखी आती है। हु गिव द लाइन ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला? ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला को किसने दिया था? ये आपको पूछा जाता है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला को किसने दिया था? परी प्यारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए कर सकते हो, क्लास को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये लाइन, इस लाइन का मतलब था बेटा कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका का जन्म होता है। मतलब समझ में आ रहा है? ऐसा लग रहा है कौन सी भाषा में आ गए हम, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। तो इसमें इस लाइन का जो मीनिंग है, इस लाइन का कई बार आपको अर्थ भी पूछा गया है कि मैम इस लाइन का अर्थ क्या होता है? तो इस लाइन का मीनिंग होता है दोस्तों, पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है। पुरानी कोशिकाओं से, जो पुरानी कोशिकाएं हैं ना, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है, ठीक है? नई कोशिकाओं का जन्म होता है, नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो ये था प्यारे बच्चे इस लाइन का मतलब कि भाई पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। तो आप लोग लिख सकते हो न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो प्री एग्जिस्टिंग का मतलब
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब होता है पुरानी कोशिका, यानी कि पुरानी कोशिका ही आगे चलकर नई कोशिका बनाती है। कैसे बनाती है मैडम, कैसे? तो ये इतनी टर्म आपको समझ में आई कि भाई रुडोल्फ वर्च्यू नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक लाइन दी थी, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मीनिंग क्या था भाई? तो मीनिंग ऑफ दिस लाइन इज दैट कि न्यू सेल्स जो जनरेट होती है, नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। तो सॉरी, पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का जन्म होता है। न्यू सेल्स आर ओरिजिनेटेड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब कैसे, हाउ हाउ हाउ, कैसे मैडम, कैसे कैसे कैसे? तो जब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि जब आपके शरीर के अंदर जो सेल होती हैं वो कुछ इस तरीके से देखो डिवाइड होती हैं। ये एक सेल है और ये पुरानी कोशिका है। देखो इसी ने क्या करा है, अपने आप से एक न्यू सेल को जनरेट कर दिया है, एक न्यू सेल को क्या कर दिया है, जनरेट। तो दिस सेल इज नोन एज, है ना, अगर आप लोग इसको एक बार फिर से देखेंगे तो यहाँ पर जब आप लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सेल डिवाइड हो गई है दो पार्ट्स में। तो दिस सेल इज नोन एज ओल्ड सेल, इसको कहोगे ओल्ड सेल, या ये है पेरेंट सेल, ये हो जाती है पेरेंट सेल बेटा। ये कौन सी सेल हो जाती है, पेरेंट सेल, इसको आप बोलोगे, कलर दिख नहीं रहा होगा, इसको आप लोग कह देते हैं पेरेंट सेल, यानी कि ये मातृ कोशिका हो जाती है, यानी कि ये पुरानी या मम्मी कोशिका हो जाती है। और इसी से जो ओरिजिनेट हुई है दूसरी सेल, इसी से जो नई सेल बनी है ओरिजिनेट होकर, ये दिस सेल इज नोन एज न्यू सेल या डॉटर सेल, इसको आप कहते हो न्यू सेल या फिर डॉटर सेल। तो ये होती है आप लोगों की डॉटर सेल, तो इसको आप लोग पुत्री कोशिका के नाम से जानते हो, डॉटर सेल के नाम से जानते हो। तो इस तरीके से पुरानी कोशिकाएं ही नई कोशिकाओं में जाकर क्या होती हैं, कन्वर्ट होती हैं। यही प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता रहता है, यही प्रोसेस आपकी बॉडी में चलता है और आपकी पुरानी कोशिकाओं से फिर न्यू सेल्स जनरेट होती रहती हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ना, क्लियर भाई? वीडियोस नहीं चल रही हैं एप्लीकेशन पर, वीडियोस नहीं चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोशिका के 2 क्लास तक प्लीज कराएं। कौन सा बैच है बच्चा, एक बार बता देंगे तो उसको ठीक करा देंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आओ यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को पढ़ लो। मैं थोड़े से कमेंट्स आप लोगों के लार्ज कर देती हूँ जिससे मुझे आपके जो कमेंट्स हैं वो इजीली विजिबल हो जाएं। चलो आओ, अब चलते हैं आगे की तरफ। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि भाई आप लोगों से जो सेल डिवीजन होता है ये आपने पढ़ लिया, किसने दिया, ये आपने पढ़ लिया। अब मैडम सेल डिवीजन जो होगा वो कितने टाइप से होता है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। एक कोशिका कितने तरीके से अपने आप को डिवाइड कर सकती है ना, एक कोशिका कितने तरीके से अपने आप को डिवाइड कर सकती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। क्लियर? तो जब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं तो सेल डिवीजन आप लोग पढ़ेंगे बेसिकली ये होता है 2 तरीके का। ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो क्या माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन एकदम से हो जाता है? क्या एकदम से हो जाता है? तो हम कहेंगे नहीं, आपको इसके अंदर कुछ और स्टेप्स हैं जो पढ़ने हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैम सेल डिवीजन जो होगा ये 2 टाइप से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोगों को कुछ फेजेस हैं जो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इंटरफेज स्टेज, इंटरफेज। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेज आपको देखने को मिलती है इंटरफेज, यानी अंतः अवस्था जिसको आप कहते हो, अंतः अवस्था। ठीक है, क्लियर मैम? सेकंड वन इज एम फेज, दूसरा जो होता है बेटा एम फेज होता है जिसको कहते हैं वो एम अवस्था, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एम अवस्था कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि ये जो एम स्टेज होती है, ये जो एम अवस्था होती है, ये कितने पार्ट्स में बटी हुई होती है? तो दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है माइटोसिस, वन इज माइटोसिस जिसको कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री। ठीक है, एंड सेकेंड इज मियोसिस, सेकेंड इज मियोसिस जिसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन।
है ना, मियोसिस। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब हम सेल डिवीजन के टाइप की बात करते हैं तो इसकी पहले कुछ फेजेस हो जाती है, इंटरफेज एंड एम फेज, और एम फेज जो है ये फर्दर डिवाइडेड है माइटोसिस एंड मियोसिस में। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोसिस और मियोसिस किस अवस्था के भाग हैं, ये किस प्रकार के कोशिका विभाजन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन दीज आर। तो आप बताकर चलते हो कि ये एम फेज में आते हैं। एम का मतलब ही होता है माइटोसिस एंड मियोसिस, एम का मतलब ही होता है माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है मैम, फाउंडेशन बैच की वीडियो फर्स्ट क्लास से कोशिका क्लास सेकंड तक चल नहीं रही है। फाउंडेशन बैच में, योद्धा फाउंडेशन बैच की शायद आप बात कर रहे हो, है बच्चा, पर योद्धा में तो अभी हुआ नहीं है। अगर इस वाले की बात कर रहे हो तो एक बार चेक करा लूंगी क्या इशू आ रहा है, वो मैं अभी टेक्निकल टीम से डिस्कस करके उसको सोल्व आउट करा दूंगी। ठीक है, क्लियर। चलो अब आ जाओ, आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी है इन फेजेस के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें, और उसके बाद हम माइटोसिस और मियोसिस को पढ़ेंगे। ये होते हैं मेन टाइप ऑफ सेल डिवीजन। तो दोस्तों आइए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ इंटरफेज अवस्था के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी कुछ एसएससी में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज स्टेज की बात करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अंत अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं अंत अवस्था। ये कैसी स्टेज होती है मैडम, इंटरफेज। तो बेटा ये कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है, तैयारी। जैसे कि भाई किसी लड़की को पार्टी में जाना है, अब तुम उस लड़की से कह दो कि तैयार हो जा, पार्टी में जाना है, तो नेट 2 घंटे तो ले जाएगी तैयार होने में। तुम्हें पता है ना, लड़कियां जब तैयार होने बैठती हैं, तुम बाहर गाड़ी का कितना ही हॉर्न बजाते रहो, पों पों पों, वो बहरी हो जाती हैं, उस वक्त वो बहरी हो जाती हैं। तो उनको मेकअप करने के लिए, ठीक है, ग्रुप डी का बेसिक कर सकते हो, बट ग्रुप डी का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, तो इसीलिए इसको डिटेल में पढ़ोगे तो बैच आपको लेना पड़ेगा, या आपको स्पेशल तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो लड़कियां जब मेकअप करने बैठती हैं तो फिर वो बहरी हो जाती हैं, उन्हें कोई हॉर्न, कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती। तो दैट्स मीन जब वो पार्टी में जा रही हैं तो उनकी तैयारी चल रही है, अब उन्हें छेड़ो मत, तैयारी की अवस्था में है वो। वैसे ही जब वो कोशिका विभाजन करती है, जब एक कोशिका क्या होती है, डिवीजन के लिए रेडी होती है, तो वो भी पहुंचती है पहले इंटरफेज स्टेज में। तो इंटरफेज अवस्था को पहला पॉइंट बेटा, इसको हम लोग तैयारी की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, तैयारी की अवस्था। समझ में आ गई बात। तो ये क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन में तैयारी की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है, विच फेज इज नोन एज प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो यही है प्रिपरेशन फेज। तो आपने कहा इट इज द प्रिपरेशन फेज, प्रिपरेशन फेज इसको आप लोग कहते हो। ठीक है, प्रिपरेशन फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन की प्रीपरेशन फेज है। अब भैया एक बात बता दो, जब लड़कियां सजने बैठ गई, पार्टी में जाने की उनकी तैयारी चल रही है, ये वाले जूते पहनने हैं, ये वाली ड्रेस पहननी है, ऐसे हेयर स्टाइल करना है, तो मतलब ये वाला मेकअप लगाना है, ये वाली लिपस्टिक लगानी है, तो भाई तैयार है, मैं पूरी तरीके से तैयारी चल रही है उनकी। तो तैयारी की अवस्था सबसे लंबी होती है। पार्टी में चाहे वो आधे घंटे में ही वापस आ जाएं, लेकिन जब पार्टी में जा रही हैं तो तैयारी करने में पूरा अपना टाइम ले रही हैं, 2 घंटे 3 घंटे। तो वैसे ही जब एक कोशिका तैयारी की अवस्था में जाती है तो तैयारी की अवस्था सबसे लंबी अवस्था होती है। पूछो उन हस्बैंड से, पूछो उन लड़कों से जो बाहर वेट करते रहते हैं कि अब आएगी, शायद अब आएगी, अब आएगी। ब्यूटी पार्लर वाली भी ले जाते हैं 3 घंटे। तो दोस्तों तैयारी की अवस्था सबसे लंबी अवस्था है। तो जब कोशिका सज रही है, संवर रही है, ऐसा मान लो दुल्हन बन रही है, कोशिका दुल्हन बनने जा रही है, तो मतलब कि वो सबसे लंबी अवस्था कहलाती है आप लोगों की कोशिका विभाजन की। तो आपको ये भी पूछा जाता है, यह कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है ना, कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था। ये प्रश्न आया है पेपर में, स्टार लगा लेना, स्टार डबल डबल, कि कौन सी अवस्था कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। तो यह कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है। ठीक है, सबसे लंबी अवस्था है। तो दोस्तों यही सबसे लंबी अवस्था है। क्लियर। अब बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैडम खुद ऐसा करती होंगी, तभी तो दूसरी लड़कियों के बारे में ऐसा कह रही हैं। तो भाई अब मैं क्या ही बताऊं, अपने मुंह में अपनी तारीफ करूं ये अच्छा नहीं लगता, बाकी तुम समझदार हो।
तो कोशिका विभाजन की सबसे लंबी अवस्था है ना, इट इज द लॉन्गेस्ट, आपने कहा लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। तो दोस्तों सेल डिवीजन की लॉन्गेस्ट फेज होती है, सबसे लंबी अवस्था होती है सेल डिवीजन की। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो इंटरफेज अवस्था है इसको हमने 3 अवस्थाओं में डिवाइड करा है, इसको हमने 3 स्टेजेस में बांटा है। तो अब थर्ड पॉइंट इसके बारे में कि यह 3 चरणों में पूरी होती है। भाई इसके 3 चरण है, 3 चरणों में पूरी होती है। तो ये अवस्था कितने चरणों में पूरी होती है? आपने कहा 3 चरणों में पूरी होती है। तो इट इज कंप्लीटेड इनटू 3 पार्ट्स या 3 फेजेस। तो ये 3 फेजेस में कंप्लीट होती है बेटा, ये जो अवस्था होती है 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। 2 घंटे की जगह 4 घंटे लगाती होंगी मैं, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, तो भाई ये अवस्था 3 चरणों में पूरी होती है, तो इसके 3 चरण भी आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इस अवस्था के 3 चरण भी पूछे जाते हैं। तो इंटरफेज के जो 3 स्टेप है इनके बारे में बता रही हूँ, है ना। इंटरफेज अवस्था जो होती है इसके जो 3 स्टेप्स होते हैं या 3 फेजेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसके जो 3 चरण हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो दीज आर, आपको ये पूछे जाते हैं पेपर में। इंटरफेज अवस्था के 3 चरण, सबसे पहला फर्स्ट वन इज जीवन स्टेज, सबसे पहला होता है जीवन स्टेज। सेकंड इज एस फेज एंड थर्ड इज G2 फेज। तो जीवन, G2 एंड एस फेज, ये इसके 3 होते हैं प्यारे बच्चे, ये इसके 3 होते हैं। ठीक है, ये 3 फेजेस होते हैं इसके। समझ में आ गई बात? क्लियर? आगे बढ़े। मैम इसी बैच की वीडियो नहीं चल रही है, ठीक है बेटा, मैं चेक करवा लूंगी, एक बार चेक करवा लूंगी, मेरे बच्चे परेशान ना हो आप। चलो आओ अब देखते हैं इधर। तो जीवन स्टेज में क्या होता है ये पूछा जाता है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरफेज अवस्था की कौन सी 3 अवस्थाएं हैं। तो याद रखना ये तीनों इसी की होती हैं, जीवन यानी गैप 1, एस यानी सिंथेसिस, G2 यानी गैप 2 अवस्था। तो इसका मतलब होता है गैप 1 स्टेज, इसको कहते हैं गैप 1। ठीक है, गैप 1 मतलब इसमें क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है, कोशिका अपनी ग्रोथ करती है प्यारे बच्चे, कोशिका वृद्धि करेगी, है ना। तो इसको ग्रोथ 1 अवस्था भी बोल सकते हो या गैप 1। तो सेल ग्रोथ करती है प्यारे बच्चे, तो सेल यहाँ पर क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, तो सेल इज ऑन ग्रोइंग फेज, तो सेल जो होती है वो ग्रोइंग फेज में जाती है, ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, अपने आप का, अब जैसे भाई सेल इतनी सी है तो धीरे 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 इतनी होने लग जाती है, धीरे धीरे। हाँ आज लास्ट है सेल वाला टॉपिक, आज लास्ट है। इतनी सी सेल है, धीरे 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 ऐसे ग्रोथ करने लग जाती है। क्लियर? अब जब ये ग्रोथ करेगी तो ये पहुंचती है एस स्टेज में। एस का मतलब होता है सिंथेसिस फेज, इसको कहा जाता है सिंथेसिस फेज, इसको हम लोग कहते हैं सिंथेसिस फेज, संश्लेषित अवस्था, इसको हम लोग कहते हैं संश्लेषित अवस्था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था सिंथेसिस अवस्था के नाम से जानी जाती है, इसी को कहते हैं एस फेज को कहते हैं सिंथेसिस फेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब डीएनए, जब सेल जो है अपने, इसको सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सेल होती है ये डीएनए संश्लेषण करती है, डीएनए सिंथेसिस करने लग जाती है, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट में डीएनए बनाने लग जाती है, डीएनए संश्लेषण करती है। तो ये स्टार लगा लेना, ये पेपर में पूछा गया पॉइंट है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में डीएनए संश्लेषित होता है। तो आप बताते हो डीएनए संश्लेषण होता है एस स्टेज में, तभी तो इसको सिंथेसिस स्टेज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का संश्लेषण होता है, मीन्स डीएनए ज़्यादा बनता है। अभी डीएनए थोड़ा सा था कोशिका के पास, लेकिन अब कोशिका बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है तो डीएनए भी ज़्यादा बन रहा है। तो दैट्स मीन यहाँ पर एक्स्ट्रा डीएनए सिंथेसिस करने लग जाती है, एक्स्ट्रा सिंथेसिस करने लग जाती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चे, ठीक है, हुआ करे उसे इंपॉर्टेंट। बेटा स्टार लगाती हूँ ना, स्टार का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, स्टार की वैल्यू तुमसे ज़्यादा कौन जान सकता है एसएससी वालों, तो स्टार मतलब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आती है G2 फेज, G2 फेज।
इसमें जो कोशिका होती है, इसके अंदर जितने भी कोशिकांग, सब कोशिकांग पढ़ के आए हो, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये जितने भी सेल ऑर्गेनल है सबकी कॉपी बनना शुरू हो जाता है, डबल डबल कॉपी। तो यहाँ पर सभी कोशिकांगों की कॉपी बनने लग जाती है, सभी कोशिकांग जस्ट डबल होने लग जाते हैं, सभी कोशिकांगों की प्रतिलिपि बनने लग जाती है, प्रतिलिपि बनती है, ठीक है। तो एक ऐसी अवस्था जिसमें सभी कोशिकांगों की प्रतिलिपि बनती है वो होती है G2 फेज। यानी कि ये क्या करने लग जाती है, कॉपी ऑफ ऑल ऑर्गेनल्स। तो एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं उन सबकी कॉपी करने लग जाती है। एक माइटोकॉन्ड्रिया था, 2 बना लेती है, एक लाइसोसोम था, 2 बना लेती है, एक गोल्गी बॉडी थी, 2 बना लेती है, एक राइबोसोम था, 2 बना लेती है। मीन्स कॉपी करने लग जाती है। क्यों 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 क्यों, वाई कॉपी क्यों करने लगती है? क्योंकि इसे डोनेट भी तो करनी है सारी चीजें। जब जो जो इसके पास है वो ही अपनी पुत्री को भी देगी, वो ही अपनी पुत्री को भी देगी। तो बेटा अगर इसके पास डीएनए है तो थोड़ा डीएनए ही अपनी पुत्री को भी देगी, अगर इसके पास एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया अपनी पुत्री को भी देगी। तो इसीलिए ये अपने सारे कोशिकांगों की कॉपी बनाने लग जाती है, प्रतिलिपि करने लग जाती है। अब इस अवस्था के बाद आती है एम फेज। तो इंटरफेज में क्या क्या हुआ आपने सब पढ़ लिया, इंटरफेज में क्या क्या हुआ आपने सब पढ़ लिया। लास्ट पॉइंट था कि कॉपी बन गई कोशिकांगों की। अब जो कोशिका है वो पहुंचती है एम फेज के अंदर। नाउ सेल इज एंटर इनटू एम फेज। अब जब ये एम फेज में कॉपी कर रही है, एम फेज के अंदर पहुंच रही है, तो अब यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस का जो प्रोसीजर है अब वो आपको पढ़ना है, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो एक तरफ हेडिंग डालेंगे माइटोसिस एंड एक तरफ हेडिंग डालेंगे मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस, इधर हम लोग लिखने वाले हैं माइटोसिस। माइटोसिस को हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री, क्लियर। एंड सेकंड वन इज मियोसिस, जिसको कहते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। तो पहले मैं आपको इनके नाम से रिलेटेड कुछ चीजें बताने वाली हूँ, नाम से इनके आधे काम तुम समझ लोगे। देखो सम का मतलब समान, सिमिलर, सेम, डिटो, ठीक है। और मैम अर्ध का मतलब आधा, हाफ। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक कोशिका बनती है तो एक कोशिका 2 समान कोशिकाओं में टूटती है। मीन्स जैसी मम्मी वैसी बेटियां, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। चलो हाँ लो अर्ध लिख लो भाई, अगर तुम इसको हाफ को समझ नहीं पा रहे हो तो अर्ध लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो अर्धसूत्र, ठीक है, ऐसे लिख लो। चलो आओ अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले पॉइंट कि मैम माइटोसिस सेल डिवीजन जो है इसकी खोज किसने करी थी, माइटोसिस सेल डिवीजन की डिस्कवरी किसने करी थी, किसने इस सेल डिवीजन के बारे में बताया? तो आपका आंसर होगा वाल्दर फ्लेमिंग ने, ठीक है, वाल्दर फ्लेमिंग। तो वाल्दर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वाल्दर फ्लेमिंग, उन्होंने सबसे पहले इस डिवीजन के बारे में बताया था। तो आपने कहा वाल्दर फ्लेमिंग, ठीक है, वाल्दर फ्लेमिंग। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गई बात? वाल्दर फ्लेमिंग। अगर आपको पूछे कि मैम इस डिवीजन की खोज किसने करी थी, इसको किसने खोजा था, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, आपका आंसर होगा ऑस्कर हर्टविग। क्लियर, हर्टविग, ऑस्कर हर्टविग नाम के साइंटिस्ट थे, ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, हर्टविग। इन्होंने क्या करा था, अर्धसूत्री विभाजन को खोजा था, ऑस्कर हर्टविग, ठीक है, क्लियर। चलो आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट कि मैम ये जो माइटोसिस डिवीजन है ये किस प्रकार की सेल में होता है, हमारी बॉडी के किस सेल में होता है? तो आपने लिखा यह है दैहिक कोशिकाओं में होता है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन करके लिखेंगे, यह दैहिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी में पूछा गया है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। तो ये डिवीजन कहाँ होता है भाई दोस्तों? दैहिक कोशिकाओं में होता है। तो आपने लिखा इट इज टेक प्लेस, इट इज टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल। कहाँ होता है प्यारे दोस्तों? सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल कौन सी होती है मैम? दैहिक कोशिकाएं कौन सी होती है मैम? तो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, है ना, एक समान कोशिका होती है, बिल्कुल। तो दैहिक कोशिकाओं का मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर सारी कोशिकाएं हैं। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो बेटा शुक्राणु और अंडाणु को छोड़ दो, एक्सपेक्ट स्पर्म एंड ओवम। हमारे शरीर में शुक्राणु और अंडाणु को छोड़कर जितनी कोशिकाएं, दीज ऑल आर सोमैटिक सेल। शुक्राणु अंडाणु को छोड़कर जितनी कोशिकाएं हैं सब दैहिक कोशिकाएं हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपकी कोशिका, दैहिक कोशिका जो होती है उनमें होता है माइटोसिस, आपको पूछा गया है। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी आपको बहुत बार पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन शरीर की कौन सी कोशिकाओं में होता है? तो यह है जनन कोशिकाओं में होता है, जनन। अब जनन को कई बार जन्म भी लिखा आता है, ठीक है, में होता है। तो ये कहाँ होता है? ये जनन या जन्म कोशिकाओं में होता है, ठीक है, कोशिकाओं में होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ होता है? ये आपके शरीर की जनन कोशिका या जर्म कोशिकाओं में होता है। तो आप लोग लिखेंगे इट इज टेक प्लेस, इट इज टेक प्लेस, इट इज टेक प्लेस इन जर्म सेल। जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल भी लिखा सकता है, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स इन बॉडी। तो ये आपके शरीर की जर्म कोशिकाओं में या रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर होता है। अब मैम जर्म कोशिकाएं कौन सी होती हैं? मींस रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं? विच आर रिप्रोडक्टिव सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? कौन है? जो मानव शरीर की प्रजनन कोशिकाएं हैं या जर्म कोशिकाएं हैं, तो ये होती हैं स्पर्म एंड ओवम, स्पर्म एंड ओवम। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि शुक्राणु की कोशिका और अंडाणु की कोशिका कैसे जनन करती हैं? तो शुक्राणु और अंडाणु की कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो होता है मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, है ना। तो स्पर्म सेल एंड आप लोगों की बॉडी की रिप्रोडक्टिव सेल, ओवम सेल, दीज आर डिवाइडेड बाय मियोसिस सेल डिवीजन। ये मियोसिस में होता है, ठीक है। यानी जो स्पर्म, एक शुक्राणु से जो बहुत सारे शुक्राणु बन रहे हैं इसी के द्वारा, एक अंडाणु से जो दूसरे नए अंडाणु बन रहे हैं इसी के द्वारा। मीन समझ में आ गई ये बात आप लोगों को? अब हम पढ़ते हैं यहाँ से थर्ड पॉइंट। 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। नाउ वी विल कम ऑन थर्ड पॉइंट, है ना। अब हम पहुंचने वाले हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हम थर्ड पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आप लोगों का माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, इसमें होता क्या है? तो आप लोग बताओगे इस विभाजन में आप लोगों ने कहा इस विभाजन में एक कोशिका या एक मात्र कोशिका, मात्र कोशिका का मतलब मम्मी सेल, मदर सेल, एक मात्र कोशिका कितनी कोशिकाओं में टूटती है? एक मात्र कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में टूटती है, समान पुत्री कोशिकाओं में, ठीक है। 2 समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, विभाजित होती है। आपने कहा कि क्या होती है बेटा? विभाजित होती है। तो आप लोग बताकर चलते हो 1 मदर सेल इन दिस डिवीजन, पूरा लिख लीजिएगा, इन दिस डिवीजन, इन दिस सेल डिवीजन, इन दिस सेल डिवीजन 1 मदर सेल, एक मदर सेल होगी, है ना। 1 मदर सेल इज डिवाइडेड into 2 सिमिलर, एक जैसी बिल्कुल बेटा, 2 सिमिलर डॉटर सेल, 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। तो एक कोशिका, एक मम्मी कोशिका कितनी कोशिकाओं में टूटती है? आप बताते हो कि 2 सिमिलर
सेल में टूटती है प्यारे बच्चे, ठीक है, 2 सिमिलर सेल में टूटती है। अभी डायग्राम से समझाऊंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर समझो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा भाई, तो आप लोग लिखोगे इस विभाजन में भाई, इस विभाजन में थोड़ा अलग होगा। इस विभाजन में एकमात्र कोशिका यानी एक मम्मी कोशिका, एकमात्र कोशिका 4 है ना असमान, चारों में टूटेगी और चारों के चारों अलग अलग असमान पुत्री कोशिकाओं में टूटती है। 4 असमान पुत्री कोशिकाओं में टूटती है या विभाजित होती है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये भी आप लोगों को चीज़ें, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है, विभाजित होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, वन मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट डॉटर सेल। तो यहाँ पर बताओगे वन मदर सेल इज डिवाइडेड into 4 डिफरेंट डॉटर सेल, अलग अलग होंगी डिफरेंट डॉटर सेल, ठीक है। तो एक मम्मी कोशिका 4 मम्मी कोशिकाओं को 4 पुत्री कोशिकाओं को जन्म देगी और चारों की चारों अलग होंगी, चारों की चारों अलग होंगी। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको जो नोट करने वाली बात थी वो क्या थी कि एक मम्मी कोशिका 2 समान पुत्री कोशिकाओं में टूटती है, बट यहाँ पर एक मम्मी कोशिका वन मदर सेल कैन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट डॉटर सेल, 4 असमान पुत्री कोशिकाओं में टूटती है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है, समझ में आई बातें। चलो अब डायग्राम से थोड़ा सा बताती हूँ किस तरीके से मैडम, कैसे, हाउ। तो जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये है एक डॉटर, एक मम्मी सेल, दिस इज अ मदर सेल, ठीक है, दिस इज मदर सेल, ये एक मदर सेल है, एक मम्मी कोशिका है, मातृ कोशिका, ठीक है, ये एक मातृ कोशिका है। अब ये ग्रोथ कर ली इसने, अब ये डिवाइडेड होना चाहती है 2 पार्ट्स में, है ना। अब जब ये डिवाइड होगी तो इस तरीके से इससे बनती हैं 2 सेल। ये जो ब्लैक कलर से हैं दीज आर न्यू सेल, ब्लैक कलर वाली कौन सी है, दीज आर न्यू सेल, ठीक है। तो ये भी पुत्री कोशिका है एंड ये भी पुत्री कोशिका है, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ डॉटर सेल एंड ये भी एक क्या है, डॉटर सेल है। तो ये भी क्या है दोस्तों, एक डॉटर सेल है, क्लियर। अब जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मैम आपने कहा था कि एक कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में टूटती है, तो यहाँ तो समझ में आ गया कि यहाँ पर एक सेल है जो 2 में टूट रही है, क्लियर। अब सिमिलर कैसे, तो अगर इसके पास 4 गुणसूत्र है बेटा, इफ इट हैव 4 क्रोमोसोम, इसके पास अगर 4 गुणसूत्र हैं तो ये चारों ही गुणसूत्र आएंगे इसकी डॉटर में भी, ये चारों ही गुणसूत्र आएंगे इसकी डॉटर में भी। तो जिस तरीके से मम्मी के पास 4 क्रोमोसोम थे, सिमिलरली डॉटर्स के पास भी 4 क्रोमोसोम आए। तो दैट्स मीन सिमिलर होती हैं अपनी माँ के, सिमिलर होंगी अपनी मम्मी के। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो बताओ ये चीजें समझ में आई, है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं मियोसिस की, तो मियोसिस में क्या होगा भाई, फिर से ये एक मदर सेल है, इट इज अ मदर सेल, एक मातृ कोशिका है, मदर सेल है बेटा। अब ये मदर सेल है तो पहले ये डिवाइडेड होगी 2 सेल्स के अंदर, लाइक दिस, है ना, पहले ही डिवाइड होगी 2 सेल्स में एंड फर्दर ये फिर से डिवाइडेड हो जाती है इस तरीके से 2 मोर सेल में, इस तरीके से 2 और सेल में। तो आपने देखा कि एक मदर सेल एट लास्ट 4 डॉटर सेल बना रही है, 4 पुत्री कोशिका बना रही है ना, 4 डॉटर सेल बना रही है यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पर मैम डिफरेंट कैसे हुआ, या आपने कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं इसको, मियोसिस को। अर्ध का मतलब आधा, आधा मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगर इस मम्मी के पास 4 गुणसूत्र थे तो पहले इन दोनों में भी 4 आएंगे, है ना, एंड देन एट लास्ट ये गुणसूत्र हाफ हो जाएंगे, 2-2, 4 का आधा क्या होता है, 2 होता है। तो एट लास्ट ये जो 4 डॉटर सेल बनी है इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी जाएगी, हाफ जाएगी। तो ये आपको समझ में आया यहाँ पर डायग्राम के थ्रू, यहाँ पर आपको चीजें डायग्रामेटिक तरीके से अच्छे से समझ में आई। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक मदर सेल
4 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, 4 पुत्री कोशिकाओं में टूट जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर, अब दैट्स मीन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब हम लोगों का माइटोसिस डिवीजन होता है ये जल्दी हो जाता है। माइटोसिस में एक ही बार डिवीजन हो रहा है और सेल डिवाइडेड हो जा रही है, विभाजित हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब मियोसिस में देखते हैं तो सेल 2 स्टेप्स में डिवाइड हो रही है। फर्स्ट स्टेप ये रहा एंड सेकेंड स्टेप ये रहा, है ना। फर्स्ट स्टेप ये रहा एंड सेकेंड स्टेप ये रहा। तो ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्गर होता है, थोड़ा लंबा होता है कंपैरेटिवली माइटोसिस। तो माइटोसिस की तुलना में ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है प्यारे बच्चे, ठीक है। समझ में आ गई बातें। तो इस तरीके से ये डिवीज़न, सेल डिवीज़न आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आपको एक और पॉइंट है जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ दोनों के बारे में। ये है पॉइंट कि ये जो आपका समसूत्री विभाजन होता है, जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस जो डिवीज़न होता है, मैम ये इसका यूज़ क्या है, ये क्यों होता है, इस डिवीज़न का उपयोग बताइए। ये डिवीज़न हमारे शरीर में क्यों होता है, इसका क्या महत्व है, व्हाट इज़ द बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का महत्वपूर्ण पॉइंट या किस लिए ये हमारी बॉडी के अंदर होता है। तो ये आपकी बॉडी में होता है, ये घाव को भरता है बेटा, घाव भरना, इसी डिवीज़न का काम होता है घाव भरना, ठीक है। ये क्या करता है, वुंड हीलिंग करता है। जब कभी भी हम लोगों को चोट लग जाती है तो क्या वो घाव ऐसे ही बना रहता है पूरी जिंदगी। अगर तुम्हें आज यहाँ चोट लगी है तो 3-4 दिन बाद वो घाव जो होता है रिपेयर हो जाता है, हील हो जाता है। तो वो रिपेयर कैसे हुआ, तो यहाँ की सब जगह की कोशिकाओं ने रिपेयर करा अपने आप को, वहाँ नई कोशिकाएं बनी, सेल डिवीज़न चला, सेल डिवीज़न से पुरानी कोशिकाएं मरी जो डैमेज हुई, उन्होंने नई सेल बनाई, तो वो घाव कंप्लीटली क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि घाव भरने का काम कौन सा डिवीज़न करता है, तो आपने कहा समसूत्री। ये आपको एसएससी ने पूछा है, स्टार लगा दिया बेटा, एसएससी ने पूछा है। अब दूसरा पॉइंट भी हो सकता है ग्रोथ, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ करती है, वृद्धि, तो ये डिवीज़न आपकी कोशिकाओं में वृद्धि के पर्पज से भी होता है, ग्रोथ पर्पज से भी होता है ये डिवीज़न। और मैम इसका क्या यूज़ होता है, जब हम लोग मियोसिस की बात करते हैं, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन का क्या यूज़ होता है, अर्धसूत्री, मैम इसका क्या यूज़ होगा, तो यहाँ पर ये आपके गैमेट्स बनाने के लिए होता है। इस विभाजन का क्या यूज़ होता है, इस डिवीज़न का क्या उपयोग होता है, इस डिवीज़न का जो पर्पस होता है, ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये करता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। यानी कि युग्मकों का निर्माण करता है, युग्मकों का निर्माण, युग्मक क्या होते हैं, ये युग्मकों का निर्माण करता है। युग्मक क्या होते हैं दोस्तों, स्पर्म एंड ओवम, है ना। शुक्राणु बनाता है ये आपके शरीर में, शुक्राणु, एंड अंडाणु, अंडाणु बनाता है, तो यही होते हैं गैमेट्स। तो ये ओवम फॉर्मेशन एंड स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आपके शरीर के अंदर जो स्पर्म और ओवम है, दे डिवाइडेड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ठीक है। यानी कि इसके बारे में एक और पॉइंट आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि जिन भी जंतुओं के शरीर में लैंगिक जनन होता है, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जिस किसी के भी शरीर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिस किसी के भी शरीर में लैंगिक जनन होगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे, तो उन सबको कराने के लिए मियोसिस डिवीजन होगा वहाँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन किस प्रकार के विभाजन के दौरान होता है, आपने कहा मियोसिस। और यहाँ पर ये जो समसूत्री मियोसिस, ये माइटोसिस है, ये करता है अलैंगिक जनन, ये अलैंगिक जनन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन।